एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है एक्ने, पिंपल्स या मुहासे जिसको बोलते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसका स्थायी उपचार कैसे देखते हैं? सो एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए बेसिक डाइट एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस करना काफ़ी ज़रूरी है। ओके। एंड साथ में स्किन केयर सही तरीके से करना, आपका मेन स्किन टाइप को समझ के वो काफ़ी ज़रूरी है। हेयर रिड्यूस करने के सेफ मेथड क्या है? लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए स्पेशल लेज़र मशीन होती है। हेयर फॉल का प्रमुख कारण क्या होता है और इसके लिए प्रयोग की जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं? सो हेयर फॉल एक बहुत कॉमन कारण है जो हमारी ओपीडी में आता है। हेयर फॉल के काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण होता है डैंड्रफ की जो समस्या होती है बालों में, वो क्यों होती है और इसका निदान कैसे देखते हो आप? सो डैंड्रफ यूजुअली दो तरीके का होता है, ऑयली एंड ड्राई डैंड्रफ। आँखों के निचले भाग पर जो डार्क सर्कल हो जाते हैं उसका प्रमुख कारण और उसका उपचार कैसा है देखते हैं आप? डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या देखने में आ रही है सफ़ेद दाग या विटिलिगो, ये कैसे होती है और इसका स्थायी उपचार उपलब्ध है क्या? एक देखने में आ रहा है कि ग्लूटाथियोन करके एक मॉलिक्यूल है, उसका आज के समय में उपयोग बहुत बढ़ गया, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो या इंजेक्शन के रूप में। ये कितना सेफ़ है और कैसे देखते हो आप इसको? आजकल बोटॉक्स इंजेक्शन, जवान दिखने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज़ होता है, ये इसकी ज़रूरत कब होती है और ये कितना सेफ़ है, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था। एजिंग को डिले करना एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर आजकल बन गया है और जिसका सबसे बड़ा आधार ही हमारा बोटॉक्स है। सेल्फ मेडिकेशन या घरेलू नुस्खे कितने कारगर होते हैं स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं महेंद्र त्रिपाठी एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ आपकी समस्याओं का कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पॉडकास्ट चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी में। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो बहुत ही यंग, एनर्जेटिक एंड क्यूट सी स्माइल वाली डॉक्टर नवनी जैन, जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने काम से एक अलग पहचान बनाई है। डॉक्टर नवनी जैन ने अपना MBBS इंडेक्स मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया, जिसमें वो गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद SBKS मेडिकल कॉलेज बड़ौदा से उनने MD डर्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री प्राप्त की, जिसमें कि वो यूनिवर्सिटी टॉपर थी। और उसके बाद दिल्ली, गुड़गांव, मोहाली और के बड़े सेंटर्स में अपनी सेवाएं देने के बाद वर्तमान में अपने स्वयं का स्किन एंड हेयर क्लिनिक रन कर रही हैं। सभी सोशल मीडिया में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाइए, स्किन स्पेशलिस्ट को बुलाइए। तो आज आपके सामने उपस्थित हैं डॉक्टर नवनी जैन, स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नवनी मेरे पॉडकास्ट चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी में। थैंक यू मिस्टर महेंद्र, इट वाज माय प्लेजर। आज की सबसे बड़ी जो समस्या है, आप देखते ही होंगे कि बहुत सारे लोग स्किन और हेयर की समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे जैसा कई सर्वे में भी देखा कि हर तीसरा या चौथा इंसान स्किन या हेयर से की समस्या से जूझ रहा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये हमारे लिए ये काफ़ी फॉर्चुनेट चीज़ है कि लोग अब ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने स्किन और हेयर को लेकर। एंड इनके सॉल्यूशंस डेफिनेटली हमारे पास हैं। तो मैं रिकमेंड हमेशा करती हूँ कि ऑनलाइन देखकर सॉल्यूशन ढूंढने से बेटर है एक एक्सपर्ट के पास जाइए, आपके कंसर्न्स बताइए और उनसे हमेशा शॉर्ट सॉल्यूशन लीजिए। आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है एक्ने, पिंपल्स या मुहासे जिसको बोलते हैं। इसका मेन रीज़न क्या होता है और इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इसका स्थायी उपचार कैसे देखते हैं? सो एक्ने यानी कि पिंपल्स जो यूजुअली यंग एज में अगर होते हैं उनका प्रमुख कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। काफ़ी प्रेग्नेंट लेडीज़ में एक्ने ट्रिगर होते हैं, उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा यंग एज में PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रॉब्लम रहती है, जिसमें एक्ने, उसके साथ फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, सर के बाल पतले हो जाना, हेयर फॉल हो जाना, ये काफ़ी कॉमन है। और ये एक्ने चेस्ट पे और बैक पे भी काफ़ी कॉमनली अब हम देखने लगे हैं। दूसरा कॉमन कारण है सप्लीमेंट्स गलत तरीके से लेना, स्पेशली विटामिन B12 के इंजेक्शंस, जिसके कारण हमने काफ़ी एक्ने ट्रिगर देखा है।
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कि आपके स्किन को, आपके स्किन टाइप को सूट नहीं करेंगे, तो आपको एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। जब आप स्किन ट्रीटमेंट्स लेते हैं जो कि आपकी स्किन को सेंसिटिव बनाते हैं, आपका एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है। जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, स्वेट होता है, डस्ट होता है, हम लोग प्रॉपर स्किन केयर नहीं करेंगे तो एक्ने ट्रिगर हो सकता है। ये सब कॉमन कारण है एक्ने होने के। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपन? एक्ने को प्रिवेंट करने के लिए बेसिक डाइट एंड लाइफस्टाइल में चेंजेस करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड साथ में स्किन केयर सही तरीके से करना, आपका मेन स्किन टाइप को समझ के वो काफ़ी ज़रूरी है। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल में मेनली ऑयली स्पाइसी फूड हो गया, फास्ट फूड्स हो गए, तला हुआ खाना हो गया, या खाना जिनमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो हमारे ऑयल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। तो हमें इन सब खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। एंड दूसरा एक डर्मेटोलॉजिस्ट ओपिनियन, जहाँ पे आपके स्किन को समझ के हम आपको एक स्किन केयर रूटीन दे सकते हैं। मैम, जैसे आपने बात की कि अनवांटेड हेयर ग्रोथ होता है जिसको हर्सुटिज्म बोलते हैं, उसका रीज़न PCOS से आपने उसको ये बहुत कॉमन रहता है। हेयर ग्रोथ तो रहती है क्योंकि हार्मोन्स की वजह से, लेकिन एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का कारण क्या होता है, इसको कैसे रोक सकते हैं अपन? यही जो हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स के हेयर ग्रोथ का स्टिमुलेशन कर देते हैं। जैसे चिन में आ जाते हैं जी, जैसे चिन में जैसे जॉ लाइन वाले हेयर्स बढ़ जाते हैं, अपर लिप की हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, हमारे एक्सिलरी हेयर्स बढ़ जाते हैं, कई बार निपल के अराउंड वाले एरिया में भी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। और जो सर के बाल होते हैं वहाँ पे थिनिंग दिख सकती है, हेयर लॉस दिख सकता है, बॉल्ड पैचेस दिख सकते हैं। यूजुअली ये वेट गेन, रैपिड वेट गेन के कारण होता है। कई बार ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी होता है। तो 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी ज़रूरी है। एंड एक हार्मोनल ब्लड टेस्ट हम कराते हैं, जिसके बाद हम हार्मोनल मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो अंडर सुपरविजन होना चाहिए। जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की बात की अपन ने, इसी में एक जोड़ना चाहूँगा, हेयर रिड्यूस करने के सेफ मेथड क्या है? अगर हम घरेलू उपचार में देखें तो हेयर शेव करना सबसे सेफ होता है। हेयर शेव करने के बाद कभी भी हेयर थिक नहीं आता। हम हेयर को शेव करते हैं हेयर की सरफेस से, स्किन की सरफेस से। तो हमेशा जब बाल आता है तो उसका स्टेम मोटा दिखता है, लेकिन ग्रेजुअली वो पतला हो जाता है। जब तक हम स्किन की सरफेस के नीचे के हेयर फॉलिकल को टच नहीं करेंगे, तब तक हम बाल को पतला या मोटा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले शेव कभी भी हेयर मोटा नहीं करेगा। और घर पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो हेयर शेव करना सबसे सेफ है। वैक्सिंग, थ्रेडिंग, इपाइलेशन, ये सब सेफ प्रोसीजर्स नहीं है, क्योंकि इसमें स्किन भी अफेक्ट होती है। और अगर हम लेज़र ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए स्पेशल लेज़र मशीन होती है, जो कि ग्रेजुअली आपका हेयर ग्रोथ रिड्यूस कर देती है 70 to 80% तक, इन मे बी 5 to 6 सेशंस, डिपेंड्स आपका बॉडी रिस्पॉन्स कितना अच्छा है लेज़र को। तो रेज़र का यूज़ किया जा सकता है लड़कियों में? एब्सोल्युटली, एंड इट्स वेरी सेफ। वेरी सेफ, ओके। तो जितने भी लोग लड़कियां ये इससे घबराती हैं रेज़र का यूज़ करने से, तो डॉक्टर नवनी ने बताया कि इसको बहुत ही सेफ़ है और आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है विदाउट एनी टेंशन। मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या एक और है हेयर फॉल की। हेयर फॉल का प्रमुख कारण क्या होता है और इसके लिए प्रयोग की जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो कितनी कारगर साबित होती हैं? हेयर फॉल एक बहुत कॉमन कारण है जो हमारी OPD में आता है। हेयर फॉल के काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण होता है वो जेनेटिक है, जिसको हम हमारी भाषा में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस, और जेनेटिक्स यानी कि जीन से मिला हुआ इम्बैलेंस। जब हेयर पतले हो जाते हैं, यूजुअली मेंस में आगे की हेयर लाइन चली जाती है और बीच वर्टेक्स एरिया से थोड़ा सा बॉल्डिंग स्टार्ट होता है। वुमेन्स के केस में उनकी जो मांग होती है वो चौड़ी होती जाती है। इसको हम बोलते हैं मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। दूसरी तरह का हेयर फॉल होता है जहाँ पे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जहाँ पे सारे सप्लीमेंट्स हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, विटामिन D, B12, आयरन, प्रोटीन, फेरेटिन, इन सब की कमी के कारण। इसमें हम एक बेसिक हार्मोनल ब्लड टेस्ट कराते हैं, जानते हैं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, और फिर उसके बाद हम लोग
ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरे तरीके का हेयर फॉल है जब आप केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, हेयर बॉन्डिंग कराते हैं, हेयर कलर्स कराते हैं, जो आपके स्कैल्प को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाते हैं या आपके हेयर स्ट्रैंड्स को बहुत वीक बना देते हैं। तो उस केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं वो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं। ओके। एक इसी के साथ एक जुड़ा हुआ है, डैंड्रफ की जो समस्या होती है बालों में, वो क्यों होती है और इसका निदान कैसे देखते हो आप? सो डैंड्रफ यूजुअली 2 तरीके का होता है, ऑयली एंड ड्राई डैंड्रफ। बट 90% केसेस में जो हम ऑयली डैंड्रफ देखते हैं वो आपके स्कैल्प में से एक्सेसिव ऑयल निकलने के कारण होता है। एंड दूसरा, हम लोगों की रिचुअल में हेयर ऑयलिंग करना भी बहुत कॉमन है, तो उसके कारण डैंड्रफ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट से कि आप लोग हेयर ऑयलिंग ज़्यादा ना करें एंड अपना हेयर वॉश ज़्यादा फ्रीक्वेंट करें ताकि अंदर से भी ऑयल प्रोडक्शन कम हो। बेसिकली जब हम फास्ट फूड खाते हैं, जो हमारी डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसके कारण हमारे ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं। जब फेस के स्टिमुलेट होंगे तो एक्ने होता है, जब बालों के स्टिमुलेट होते हैं तो डैंड्रफ होता है। और इसका सल्यूशन यही है कि हम डाइट में रिस्ट्रिक्शन करें, हम हेयर ग्रोथ के लिए हम हेयर शैम्पू फ्रीक्वेंटली करें एंड हम एक डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन यूज़ करें। जैसे आपने बोला शैम्पू और बहुत सारे इसमें उत्पाद आते हैं, कौन सा आप रिकमेंड करते हैं सेफ़ बालों के लिए? शैम्पू और कंडीशनर कौन से सेफ़ हो सकते हैं? सो डैंड्रफ के केसेस में यूजुअली क्लैरिफाइंग शैम्पूज यूज़ करने चाहिए, जो आपके स्कैल्प को क्लेंस करें। यूजुअली उनमें सल्फेट्स होता है जो कि बहुत हेल्पफुल है। काफ़ी एंटी फंगल शैम्पूज एंड लोशंस भी आते हैं जो कि हेल्प करते हैं। एंड हम कुछ लोशंस एंड सीरम्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका स्कैल्प लेस ग्रीसी होता है एंड स्कैल्प एक्सफोलिएट भी होता है, तो वो डैंड्रफ में काफ़ी हेल्प करता है। एक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँगा। एक चेहरे में और शरीर के अन्य भागों में मस्से हो जाते हैं, जैसे गले के पीछे या चेस्ट में और चेहरे में भी कई जगह, उसका में प्रमुख कारण क्या है और उसका उपचार, स्थायी उपचार कैसे देखते हैं? सो एक तो काफ़ी तरह के मस्से होते हैं। जो बेसिक स्किन टैग होते हैं वो गर्दन के एरिया में या अंडर आर्म एरिया में होते हैं और साथ में वो हाइपर पिगमेंटेशन के साथ होते हैं। वो जो मस्से होते हैं वो यूजुअली हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस दर्शाते हैं, यानी कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स ज़्यादा होते हैं, तो आपकी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंट होने लगती है। वो एक साइन है कि आप या तो डायबिटिक हैं या आप बहुत जल्द डायबिटिक हो जाएंगे। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग RF कॉटरी रिमूवल या फिर हम लेज़र की मदद से इनको रिमूव करते हैं। काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि क्रीम्स और टैबलेट्स बहुत ज़्यादा इस पे हेल्प नहीं करती हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली हेयर वेट रिडक्शन ही प्रिस्क्राइब करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छी जानकारी दी। और एक और मैं आगे बढ़ूँगा स्किन से ही रिलेटेड, आँखों के निचले भाग पर जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसका प्रमुख कारण और उसका उपचार कैसा है देखते हैं आप? सो अगेन डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। डार्क सर्कल्स हमारी आँखों के नीचे, कई बार हमारी आँखों की स्किन पिगमेंटेड होती है इसलिए डार्क सर्कल दिखते हैं। दूसरा, हमारी रात को स्लीप पूरी नहीं होती है, आइज़ टायर्ड होती हैं, तो डार्क सर्कल दिखते हैं। एजिंग के प्रोसेस के साथ कई बार आँखों के नीचे जो फैट लेयर होती है वो कम हो जाती है और चेहरे के नीचे चली जाती है। इस कारण हमारे एरिया में वो खालीपन रह जाता है, इसीलिए वो एरिया डार्क दिखता है और हम उसको डार्क सर्कल बोलते हैं। इन हर एक कारण के अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पिगमेंटेड स्किन के लिए हम लोग अंडर आई क्रीम्स देते हैं जिसमें हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है। आँखों के आसपास अगर हम रेस्टिंग की बात करें, स्क्रीन टाइम कम करने की बात करें और कोल्ड कंप्रेसेस करें तो हम आइज़ में रिजुविनेशन देख सकते हैं। क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स में अगर हम बात करें तो हम केमिकल पील्स कर सकते हैं, लेज़र्स कर सकते हैं, और अंततः अगर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हॉलोइंग हो गई है, एजिंग के कारण गड्ढे हो गए हैं, तो हम वहाँ पे स्किन बूस्टर्स कर सकते हैं। PDRN एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो कर सकते हैं, या फिर हम फिलर्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं। एक इसके साथ में स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है क्या डार्क सर्कल का? स्ट्रेस कारण है एंड जेनेटिक्स एक अनादर कारण है, जिसमें आपके अगर मदर को है, ग्रैंड मदर को है या फादर साइड किसी को है, तो कई बार हाइपर पिगमेंटेशन आंखों के आसपास रहता है। उसको ठीक करने में काफ़ी मुश्किल होती है। आज के समय में सबसे बड़ी जो समस्या देखने में आ रही है, सफ़ेद दाग या विटिलिगो,
ये कैसे होती है और इसका स्थायी उपचार उपलब्ध है क्या, उसके बारे में बताइए। ओके, सो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून यानी कि बॉडी के अंदर की प्रणाली शक्ति आपकी चमड़ी के विरुद्ध ही काम कर रही है और वो आपके चमड़ी का रंग ले चुकी है। इसी तरह से एलोपेशिया एरियाटा होता है जो आपके बालों के अगेंस्ट काम करता है, आपके बाल ले लेता है। इस ऑटो इम्यून बीमारी के होने के कारण यूजुअली जेनेटिक होता है, आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है, या फिर आपको थायराइड हो सकता है, या आप हो सकते हैं आपकी फैमिली में पहले मेंबर हो, बट आप जाके अपनी फैमिली में आगे जाके ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये विटिलिगो की बीमारी का शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है, लेकिन हम इसको आपकी बॉडी से पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते। हम उस टाइम के लिए आपके स्किन में जो वाइट पैच है उसमें कलर ला सकते हैं, उसको स्टेबल कर सकते हैं और आपको कुछ मेजर्स बता सकते हैं ताकि ये दोबारा आपको ना हो। लेकिन बॉडी जब आगे जाके कोई स्ट्रेस में होती है, मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हो गया, या आगे जाके आपको कोई गंभीर बीमारी यानी कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड की बीमारी हुई, तो विटिलिगो वापस आ सकता है। इसके लिए मेनली हम लोग ट्रीटमेंट में क्रीम्स एंड टैबलेट्स देते हैं, सन एक्सपोजर का रिकमेंडेशन करते हैं, फोटोथेरेपीज़ होती है, और कुछ सिलेक्टेड केसेस में जहाँ ये पैच काफ़ी समय तक है बट उसमें कलर नहीं आ रहा है तो हम सर्जरीज भी सजेस्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। और एक इस पे आगे बढ़ते हुए, झाइयाँ या मेलाज्मा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये होने का प्रमुख कारण क्या होता है और इसका निदान कैसे देखते हैं? हम इंडियंस को पिगमेंटेशन और इंडियन स्किन साथ में ही जाती है। हाँ। मेलाज्मा बहुत कॉमन है हमारे ओपीडी में आने वाली एक हाइपर पिगमेंटेशन वाली स्किन डिसऑर्डर, जो कि नोज़ पे, चीक्स पे, फोरहेड पे, अपर लिप एरिया पे पिगमेंटेशन रहता है। यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस इसका सबसे कॉमन कारण है। जब हम प्रेग्नेंट लेडीज़ से पूछते हैं, उनको प्रेगनेंसी में आई होती है हिस्ट्री, या फिर मीनोपॉज यानी कि जब महीना ख़त्म होने वाला होता है, तब ये मेलाज्मा चेहरे पे उभर के आता है। दूसरा कॉमन कारण है जहाँ पे धूप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मेलाज्मा ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बढ़ता भी बहुत ज़्यादा धूप के एक्सपोजर से है। कुछ दवाइयाँ हैं जो मेलाज्मा बढ़ा सकती हैं, एंड मेंटल स्ट्रेस एक बहुत कॉमन कारण है जहाँ पे हम पिगमेंटेशन को बढ़ते हुए देखते हैं। मेलाज्मा को ट्रीट करना बहुत आसान नहीं है, इसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, 3 से 6 महीने से 1 साल लग जाता है। क्रीम्स एंड टैबलेट्स कुछ हद तक मदद कर सकती हैं पिगमेंटेशन रिड्यूस करने में। कई बार हमें इनमें केमिकल लेजर्स करने पड़ते हैं इनको रिड्यूस करने के लिए, बट ये बार बार हो सकता है। यूजुअली फेयर स्किन लोगों में या फिर जो पहाड़ पे रहते हैं लोग, उनको मेलाज्मा काफ़ी कॉमनली होता है। अब मैं थोड़ा सा कमर्शियल जाऊंगा अब इसमें, जो बहुत सारे मार्केट में स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, जो कितने टीवी और अदर सोशल मीडिया में पूरे ऐड चलते रहते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, ये कितने सेफ़ रहते हैं? और ये कई बार बोला जाता है कि सस्ता अच्छा नहीं होता, महंगा अच्छा होता है, ये आप कैसे देखते हो इसको, इसके बारे में बताइए। मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी आपकी स्किन पे सूट करे ज़रूरी नहीं, और बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट भी आपको सेंसिटिव करे या आपको रिएक्शन दे ऐसा ज़रूरी नहीं। हमेशा स्किन केयर प्रोडक्ट्स अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, अपने स्किन कंसर्न के अकॉर्डिंग, आप कहाँ रहते हैं, किस तरह का एनवायरनमेंट है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स किस तरह के चूज़ करने चाहिए। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, अपना स्किन एनालिसिस करवाएं, आपके मेजर कंसर्न्स बताएं, आपका क्या ऑक्यूपेशन है वो समझाएं, और उस हिसाब से आपकी स्किन को क्लिनिकली देखकर हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सूट होंगे और ये प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव करेंगे, रैशेस कर सकते हैं, रेडनेस ला सकते हैं, धूप में जाने पे जलन हो सकती है, एक्ने ट्रिगर हो सकता है। तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन हमेशा लेना चाहिए स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने से। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करें, विज्ञापन के भरोसे मत बैठे, है ना? बिल्कुल, थैंक यू। और आजकल आदमी सबसे ज़्यादा चाहता है कि मैं फेयर स्किन दिखे, गोरा दिखूं, सबसे अलग दिखूं। अपने यहाँ की मेंटलिटी यही है कि मैं गोरा है तो सबसे अलग दिखेगा। आजकल गोरा होने के लिए लड़कियां हों या लड़के हों, बहुत सारे सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या बहुत सारे उपचार ले रहे हैं। ये कितना सेफ़ है?
सो हम इंडियंस थोड़ा गोरापन से ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हैं एंड हमें लगता है कि गोरापन पाने के लिए अगर हम घरेलू नुस्खे करते हैं या कोई ओवर द काउंटर क्रीम यूज़ कर लेते हैं तो हम वो गोरापन पा सकते हैं, बट ये सच्चाई नहीं है। जो आपका जेनेटिक्स है, जो आपका बेसिक स्किन कलर है, उसको नहीं बदला जा सकता। तो हम उन अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियंस की तरह नहीं दिख सकते एंड ये हार्श ट्रुथ है। जहाँ तक पिगमेंटेशन या कोई स्किन प्रॉब्लम की बात हुई, जहाँ पे आपकी स्किन का कलर बदल गया है टेम्परेली, उसका डेफिनेटली एक सोल्यूशन होता है। घरेलू उपचारों में जिस तरह से हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल जूसेस चेहरे पे लगा रहे होते हैं, या हम पत्थर घिस रहे होते हैं, नीम घिस रहे होते हैं, वो हमारी स्किन को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है, क्योंकि हमारी स्किन का पीएच एसिडिक है, 5.5 है। ये सारे जूसेस जो होते हैं, फ्रूट जूसेस जैसे लेमन, ऑरेंज, ये सब और ज़्यादा एसिडिक हैं, आपकी स्किन को ज़्यादा रेड बनाते हैं। कुछ टाइम के लिए आपको लगता है कि चेहरे पे फ्लशिंग है, आप फेयर दिख रहे हो, बट वो एक्चुअली आपकी स्किन के बैरियर को करोड कर रहा है। दूसरा, स्टेरॉयडल क्रीम्स हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं हमारे पेशेंट्स में, वो लगा के आते हैं, वो काफ़ी टाइम तक हैप्पी रहते हैं कि हमारी स्किन इससे बहुत ब्राइट हो गई, बट जब वो लॉन्ग टर्म उसको यूज़ करते हैं, उनके फेस पे हमने एक्ने देखे हैं, उनके फेस पे हमने एक्चुअली पतली पतली खून की नसें देखी हैं। इस तरह से पूरी स्किन इरोड हो जाती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, धीरे आए लेकिन अच्छे से। अगर आपकी स्किन में वो ग्लो आ रहा है और आपकी स्किन इवन टोन है, यानी कि आप सुंदर लग रहे हैं। एक देखने में आ रहा है कि ग्लूटाथियोन करके एक मॉलिक्यूल है, उसका आज के समय में उपयोग बहुत बढ़ गया, चाहे वो टैबलेट के रूप में हो या इंजेक्शन के रूप में। ये कितना सेफ़ है और कैसे देखते हो आप इसको? सो ओरल ग्लूटाथियोन या हम आईवी ग्लूटाथियोन की बात करें, एफरवेसेंट टैबलेट्स भी आती हैं पानी में घोल के लेने वाली, सबलिंगुअल स्प्रेज आते हैं जीभ के नीचे स्प्रेज लेने वाले। ग्लूटाथियोन अपने आप में काफ़ी सेफ मॉलिक्यूल है। इससे हमारी स्किन के जो कलर बनाने वाले सेल्स हैं वो काफ़ी हल्के हमारी स्किन के कलर को कर देते हैं, बट ये ग्लूटाथियोन सब में इफ़ेक्टिव रहेगा ये ज़रूरी नहीं है। और ये आपकी स्किन को एक कलर के साथ साथ, कलर कम करने के साथ साथ आपके और ओवरऑल बॉडी के बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्ट्रेस हुआ तो वो कम करेगा। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हमने बहुत कॉमनली नहीं देखे हैं, लेकिन वेट गेन एक चीज़ है जो हम आईवी ग्लूटाथियोन से देखते हैं। एंड दूसरा, कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन जो कि कोई भी दवाई से हो सकता है, वो ग्लूटाथियोन से भी हो सकता है, बट अदरवाइज़ ग्लूटाथियोन काफ़ी सेफ़ है। लेकिन माइंड यू, वो सबको काम नहीं करता। तो कोई भी दवाई या इंजेक्शन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही आगे बढ़े। एक मैं थोड़ा सा कमर्शियल पे जाऊँ, आजकल बोटॉक्स इंजेक्शन, जवान दिखने के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन का यूज़ होता है। ये इसकी ज़रूरत कब होती है और ये कितना सेफ़ है, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा था। सो बोटॉक्स एक काफ़ी अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है। ये हम एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हम एजिंग को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एजिंग को डिले करना एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉस्मेटिक प्रोसीजर आजकल बन गया है और जिसका सबसे बड़ा आधार ही हमारा बोटॉक्स है। बोटॉक्स आपके मसल्स यानी कि मांसपेशियों को लूज़ कर देता है, ताकि जो आपके रिंकल्स हैं, आपकी फाइन लाइंस हैं, आँखों के आसपास की झुर्रियाँ हैं, उनको स्मूद आउट कर देता है, वो ज़्यादा दिखती नहीं है। तो ये हम 25-30 ईयर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आगे जाके हमें बहुत जल्दी झुर्रियाँ ना आए। और ये हम 40-45-50 ईयर्स की एज पे भी बोटॉक्स देते हैं, ताकि जो झुर्रियाँ आ चुकी हैं उनको हम रिलैक्स कर सकें। इनका ऑलमोस्ट जो इफ़ेक्टिविटी होता है वो 3 to 6 मंथ्स के आसपास होता है। एंड देन उसके बाद हमें इसको रिपीट करना पड़ता है, क्योंकि इसमें झुर्रियाँ चेहरे पे वापस आ जाती है। ये हर कोई करा सकता है? एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है क्या बोटॉक्स? सो बोटॉक्स थोड़ा कॉस्टली है। सब नहीं करा सकते हैं। कई बार कई लोगों में हमने बोटॉक्स का रेजिस्टेंस भी देखा है। जब एंटीबॉडीज़ बन जाती है बॉडी में, तो बोटॉक्स कई बार उनमें काम नहीं करता है। तो कुछ लोगों में ये इफ़ेक्ट ना भी करे। बोटॉक्स का ट्रीटमेंट अपने आप में थोड़ा कॉस्टली ट्रीटमेंट है। अब मैं वापस स्किन के उस पे जाता हूँ। एक मैम बहुत कॉमन एक देखने में आता है कि जांघों के निचले हिस्से में एक रैशेस हो जाते हैं। वो कारण उसके अलग अलग होते हैं, वो आप बताओगे। इससे स्किन कलर भी चेंज हो जाता है। इसका कारण और इसका स्थायी उपचार कैसे देखते हो आप?
सो जो जांघों वाले एरिया में रैशेस की आप बात कर रहे हैं वो यूजुअली फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अगर बॉडी वेट हो और थाइस एक दूसरे के साथ रब करती हो, वहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, गर्माहट ज़्यादा रहती हो, हम लोग हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हो, तो उस कारण से वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है जो अपने आप में बहुत ही इची होता है एंड पेशेंट के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। उसके लिए मैं जो घर पे रिकमेंडेशंस देती हूँ वो ये है कि आप डेली बात करें, आप कॉटन अंडरवेयर्स पहने, आप अंदर वाले एरिया को हाइजीनिक एंड ड्राई रखें, वहाँ पे आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पसीने को एब्जॉर्ब करेगा एंड ठंडक प्रोवाइड करेगा। आप अपने क्लोथ्स को गर्म पानी में धो के धूप में सुखाएं ताकि उनमें से जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए, एंड देन आप डॉक्टर से उनका रिकमेंडेड ट्रीटमेंट लीजिए। करीब 6 वीक्स to 8 वीक्स का कोर्स आता है, वो आप कम्प्लीटली लेते हैं, आप डायबिटिक नहीं होते हैं, तो आप में चांसेस हैं कि ये काफ़ी अच्छे से ठीक हो जाएगा। ओके आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, सेल्फ मेडिकेशन या घरेलू नुस्खे कितने कारगर होते हैं स्किन और हेयर ग्रोथ के लिए? घरेलू नुस्खे में हमने स्किन की तो बात करी, जहाँ पे हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस यूज़ कर रहे होते हैं, मुल्तानी मिट्टी, बेसन। कई बार ये स्किन पे आपको टेम्परेली इफ़ेक्ट देते हैं, कई बार आपकी स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं, कई लोग एलोवेरा से एलर्जिक हो गए, कई लोग ग्लीसरीन लगाने से एलर्जिक हो गए, कई लोग नीम घिसने से एलर्जिक हो गए। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अपना स्किन टाइप समझिए, फिर उस हिसाब से स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत अच्छे अवेलेबल हैं मार्केट में वो यूज़ करें इंस्टेड ऑफ स्किन केयर। और हेयर ग्रोथ के लिए जो हम लोग बालों में लहसुन प्याज लगा रहे होते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल्स जैसे आदिवासी ऑयल वगैरह जिनमें हर्ब्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके हेयर की क्वालिटी बेटर कर सकते हैं, उसमें शाइन ला सकते हैं, लेकिन हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए हेयर फॉलिकल यानी कि स्कैल्प के नीचे तक जाना काफ़ी ज़रूरी है, और उसमें दवाइयाँ और आपका न्यूट्रिशन ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप कम से कम 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर एंड हाई प्रोटीन डाइट लें ताकि आपका स्किन एंड हेयर हमेशा हेल्दी रहे। और एक स्किन केयर और हेयर फॉल रिडक्शन के लिए पहले से ही टेक्निक कुछ चली आ रही है, उसके बारे में बताइए, और जो अपडेटेड टेक्निक्स हैं उसके बारे में बताइए आज के। स्किन रेजुविनेशन के लिए और स्किन एंटी एजिंग के लिए आजकल काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जिसमें केमिकल पील्स एंड लेज़र्स हैं, अलग तरह के लेज़र्स हैं, जैसे फ्रैक्शनल CO2 लेज़र्स हो गए, अर्बियम ग्लास लेज़र हो गया, क्यू स्विच लेज़र हो गया, जो आपके पिगमेंटेशन, स्किन पोर्स, स्किन हाइड्रेशन, कोलैजन प्रोडक्शन पे काम करते हैं। बट आजकल नई टेक्नोलॉजी जैसे कि PDRN, पॉलीडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो कि हम लोग फ़िश के DNA से एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपके स्किन के अंदर डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं, जो कि आपकी स्किन में कोलैजन बनाता है, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव करता है, आपका पिगमेंटेशन कम करता है, एंड जो सेल्स की एज हो गई है उनको रिजुविनेट करके उनको और ग्रोथ करने के लिए हेल्प करता है। उसके अलावा एक्सोसोम्स हैं, अगेन वो स्टेम सेल थेरेपी की तरह काम करते हैं। एंड हेयर के लिए हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट्स में PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एंड ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट, जो हम आपके ब्लड से ही एक्सट्रैक्ट करके काफ़ी अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक मशीन में, एंड उसके बाद वो हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, जो आपके हेयर की ग्रोथ को इंक्रीज़ कर देता है। वो हमारे ओरल एंड सीरम ट्रीटमेंट के साथ साथ जब हम यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छी हेयर ग्रोथ देता है। उसके अलावा मीज़ोथेरेपीज़ हैं, इंट्रा स्कैल्प में ड्यूटास्टेरॉइड इंजेक्शंस हैं, और कई एक्सोसोम्स आते हैं जो हेयर ग्रोथ को काफ़ी अच्छा स्टिमुलेट करते हैं। सो टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी एडवांस हो रही हैं स्किन एंड हेयर के केस में। अरे वाह, धीरे धीरे साइंस ग्रोथ कर रहा है इसमें, स्किन और हेयर ग्रोथ में। जी ओके मैम, ब्यूटी पार्लर में प्रयोग किए जाने वाले स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट को कितना सेफ मानते हो आप? ब्यूटी पार्लर में अगर हम स्किन ट्रीटमेंट की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो प्रोडक्ट किस तरह के यूज़ हो रहे हैं, वो कितने टेस्टेड हैं, करने वाले टेक्नीशियंस कितने टेस्टेड हैं, जिस जगह पे हो रहा है वो कितना हाइजीनिक है, क्या वो आपका स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न प्रॉपर्ली समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो आपके लिए सेफ़ है या नहीं। हेयर ट्रीटमेंट्स में जो हेयर रिबॉन्डिंग हम कराते हैं, केराटिन है, बोटॉक्स है, नैनोप्लास्टियाज है, काफ़ी हेयर ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हीट का यूज़ होता है, वो हमारी हेयर शाफ्ट की क्यूटिकल को डैमेज करता है और वो हमारे हेयर के स्ट्रैंड्स एंड बॉन्ड्स
बैलेंस को ब्रेक करता है. ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि आपका हेयर बीच में से टूट रहा है और हेयर की क्वालिटी वर्स हो गई है. तो हेयर ट्रीटमेंट्स एंड स्किन ट्रीटमेंट्स आपके कंसर्न के अकॉर्डिंग हो रहे हैं तो वो आपको बेनिफिशियल रहेंगे. बट अगर करने वाले लोगों को आपका टाइप समझ नहीं आ रहा है तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकते हैं. एक इसमें मैं एक जोड़ना चाहूँगा, जैसे फेशियल होता है इसमें वो कई प्रकार के हाइड्रा फेशियल और ये सारी चीज़ें होती है, ये कैसे सेफ़ है? सो हाइड्रा फेशियल्स हम भी हमारे डर्मैट क्लिनिक्स पे करते हैं. एंड हाइड्रा फेशियल अपने आप में काफ़ी सेफ़ कह सकते हैं फेशियल टेक्निक है जो कि मशीन की मदद से होती है, जिसमें हम आपके स्किन के परत को हाइड्रेट करते हैं, वहाँ से ग्रीस एंड ऑयल रिमूव करते हैं, जो रेकमेंडेड सीरम्स हैं वो आपके स्किन में इन्फ्यूज़ करते हैं. करने का तरीका, हाथ चलाने के डायरेक्शंस, प्रेशर कितना होना चाहिए, सक्शन कितना होना चाहिए, कितना रब करना है, क्या एंड पॉइंट है, एंड में हमारे को फेस को कितना सूदिंग देना है, वो सब मुझे नहीं लगता एक ब्यूटी पार्लर के ओनर समझ सकते हैं, करने वाले टेक्नीशियन समझ सकते हैं. तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप एक अच्छे लेवल का हाइड्रा फेशियल कराना चाहते हैं जो आपको स्किन टाइटनिंग, स्किन ग्लो एंड एंटी एजिंग दे, तो आपको हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, हेयर कलर का उपयोग आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत ही कम समय में लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं और एक फैशन का भी एक सिंबल हेयर कलर है. तो ये कितना सभी प्रकार के हेयर कलर सेफ़ हैं क्या, और कौन से आप सेफ़ मानते हैं हेयर कलर के लिए? तो सबसे पहले तो हेयर कलर के साथ रिएक्शन आजकल देखने में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. जिस तरह के केमिकल्स वो यूज़ करते हैं जिसमें PPD या अमोनिया रहता है, वो हेयर कलर्स की जो लाइफ रहती है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, बट वो उतने ही ज़्यादा टॉक्सिक रहते हैं स्कैल्प के लिए भी, और स्कैल्प के आगे की यानी कि फोरहेड की स्किन, यहाँ पे कान के आगे वाली स्किन, ये भी काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है. एंड यहाँ पे भी हाइपर पिगमेंटेशन काफ़ी कॉमनली हमने देखा है. तो PPD या अमोनिया फ्री डाइज़ मैं रेकमेंड करती हूँ. एंड कुछ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड डाइज़ आती हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, बट हमेशा रिकमेंडेशन रहता है कि आप डाइज़ को यूज़ करने से पहले कान के पीछे पैच टेस्ट करें, उसको 12 घंटे तक ऑब्जर्व करें. वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग या इचिंग अगर होती हैं तो उस डाई को बिल्कुल यूज़ ना करें, और अगर वो बिल्कुल आपको इचिंग नहीं दे रहा है तो आप उसको अपने स्कैल्प में यूज़ कर सकते हैं. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, जो एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कोरियन ग्लास स्किन, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, वो हम कैसे पा सकते हैं, एक आम इंसान कैसे पा सकता है? सो बेसिकली कोरियन ग्लास स्किन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्किन रिफ्लेक्ट करती है, स्किन स्मूथ होती है, स्किन में शाइन होता है. वो हम इंडियंस उस तरह से उतना वाइट स्किन नहीं पा सकते हैं, ये हार्श ट्रुथ है. लेकिन हम एक इवन टोन स्किन, एक हाइड्रेटेड स्किन, एक ग्लोइंग स्किन डेफिनेटली पा सकते हैं. अच्छा हाइड्रेशन रखने से, अच्छा स्किन केयर रूटीन करने से, अच्छा डाइट फॉलो करने से, बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी करने से, कुछ हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट आता है जो आपके स्किन के कोलाजन को बूस्ट करते हैं. उन सब से हम लोग एक इवन स्किन एंड हेल्दी ग्लो डेफिनेटली पा सकते हैं, बट कोरियन जितना वाइट स्किन हम नहीं पा सकते. ओके. अब मैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, और एक कोलेजन सप्लीमेंट जो होते हैं स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट के लिए, वो आप किस तरह बेटर मानते हैं इसमें? सो कोलाजन सप्लीमेंट्स काफ़ी नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है जो कि क्रीम के फॉर्म में जब हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि कोलाजन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट का होता है. वो आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके कोलाजन नहीं बना सकता. लेकिन कोलाजन सप्लीमेंट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स या पाउडर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं. कई बार कुछ हद तक वो स्टमक में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है एसिड के कारण, लेकिन जब अच्छी टेक्नोलॉजी से बना हुआ हो तो वो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके वो आपके स्किन और हेयर में भी जाके आपको एक अच्छा स्किन हेल्थ एंड हेयर हेल्थ प्रोवाइड कर सकता है. सो कोलाजन सप्लीमेंट्स इन ओरल फॉर्म्स वर्क समटाइम्स. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नवनी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से इस पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ये थी हमारे साथ डॉक्टर नवनी जैन, MD डर्मेटोलॉजिस्ट ग्वालियर से. और
ऐसे ही अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल द सॉल्यूशन पॉडकास्ट बाय एमटी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमारे इंस्टा पेज TSP बाय एमटी को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।